क्या हो अगर वो बातें सच हो जाएं जो हम बचपन से केवल सुनते आ रहे हैं, और क्या हो अगर हमारा भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बन जाए और पूरी दुनिया से विद्यार्थी हमारे देश में अलग अलग विषयों को पढ़ने आने लगे। अगर सच कहूं तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये भारत के लिए केवल इमेजिनेशन नहीं है, ये भारत का इतिहास रह चुका है। हमारा देश इतिहास में विश्व गुरु था और इसकी वजह थे यहाँ के लोग, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की विचारधारा और भारत का एजुकेशन सिस्टम। और इन सभी वजहों में एक और वजह थी नालंदा विश्वविद्यालय, इस दुनिया की सबसे वेल ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी, जहां एक साथ करीब 10,000 स्टूडेंट और 1,500 शिक्षक रहकर पढ़ सकते थे। इस विश्वविद्यालय के ज्ञान का स्तर ऐसा था कि यहाँ के चौकीदार भी इतने ज्ञानी होते थे कि आप दुनिया के किसी भी कोने से पढ़ने आए हों, पहले चौकीदार आपका एंट्रेंस एग्जाम लेगा, अगर आपने एग्जाम पास कर लिया तभी आपको अंदर एंट्री मिलेगी। लेकिन 12वीं शताब्दी में ऐसा क्या हुआ कि देश का गौरव कहलाने वाली इस यूनिवर्सिटी को जलाकर राख कर दिया गया। आखिर किसने जलाया इसे, बख्तियार खिलजी ने या फिर ब्राह्मणों ने? और 19 जून को मोदी जी ने कौन सी यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया है? आज की इस वीडियो में ये सब कुछ विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, अगर आप गूगल से पूछेंगे कि दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो आपको जवाब मिलेगा द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना, इटली में है और 1028 ईस्वी में बनाई गई। दूसरा, द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड में है और इसकी स्थापना 1096 से 1167 के बीच में हुई। और तीसरी यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी कैम्ब्रिज, जो इंग्लैंड में ही है और इसकी स्थापना हुई है 1209 में। लेकिन हमारा इतिहास तो कुछ और कहता है, जिसे कुछ लोग इस दुनिया के सामने आने ही नहीं देना चाहते। दोस्तों, हमारे भारत में जब गुप्त साम्राज्य अपने पीक पर था, तब एक गुप्त शासक कुमार गुप्त ने 427 ईस्वी में बिहार के राजगीर, जिसे आज हम लोग राजगीर कहते हैं, वहां एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनवाई जहां लगभग पूरी दुनिया, स्पेशली चाइना, मंगोलिया, ईरान, इराक, कोरिया, इंडोनेशिया और वियतनाम से स्टूडेंट पढ़ने आया करते थे। इतिहासकारों द्वारा ऐसा बताया जाता है कि जो लोग यहाँ एडमिशन के लिए आते थे, उनका एंट्रेंस एग्जाम यहाँ के गेट कीपर लिया करते थे, जिन्हें दुनिया की अलग अलग भाषाओं का ज्ञान था। इसी वजह से गेट कीपर उनसे उन्हीं की भाषा में सवाल पूछते और जब स्टूडेंट सही जवाब देते थे तभी उन्हें एंट्री मिलती थी। दोस्तों, जरा सोच के देखिए कि एजुकेशन सिस्टम का क्या ही लेवल रहा होगा, जहां गेट कीपर भी मल्टीलैंग्वेज और इंटेलेक्चुअल हुआ करते थे। इसलिए 7वीं शताब्दी में चाइनीज ट्रेवलर हित सिंह ने अपनी किताब में बताया कि जब वे नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंचे तो इसे देखकर दंग रह गए, क्योंकि पूरी दुनिया में उस समय नालंदा ही एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहां एक साथ करीब 10,000 विद्यार्थी और 1,500 शिक्षक रहते भी थे और पढ़ते भी थे। कुछ लोग तो यहाँ तक बताते हैं कि उस समय 7 शिष्यों पर एक गुरु होते थे। और हमारे भारत में आज के एजुकेशन सिस्टम की स्थिति तो आप सब जानते हैं, जहाँ स्कूलों में 100 स्टूडेंट पर एक टीचर है, वहीं कॉलेजों में तो 1000 विद्यार्थियों पर एक प्रोफेसर मुश्किल से होते हैं। दोस्तों, नालंदा के पूरे कैंपस में 10 से 11 विशाल क्लासरूम हुआ करते थे, जो ऊपर से कुछ इस तरह दिखाई देते थे, जिसमें बीच में एक बड़ा ऑडिटोरियम हॉल या स्टडी रूम टाइप का होता था और चारों तरफ होते थे स्टूडेंट के हॉस्टल टाइप रूम्स। और एक तरफ टीचर के रुकने की व्यवस्था होती थी और दूसरी तरफ होते थे एंट्री और एग्जिट गेट्स। और इस विशाल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती थी फिलॉसफी, लिटरेचर, साइंस, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, एथिक्स और मैथमेटिक्स। और इस विश्वविद्यालय को राजनीति और पूंजीपतियों से दूर रखा जाए, इसलिए यहाँ के आचार्य आसपास के 200 गांव से मिलने वाले दान से ही इस विश्वविद्यालय को ऑपरेट करते थे। और ऐसा करने से ये यूनिवर्सिटी कंप्लीटली नेतागिरी और दादागिरी से दूर रहती थी। और शायद यही वजह थी कि यहाँ काफी महान लोग पहुंच सके, जैसे आर्यभट्ट, जिन्हें शून्य की खोज का श्रेय मिलता है, नागार्जुन, जिन्होंने केमिस्ट्री और फिजिक्स को आसान भाषा में समझाया है, और धर्मकीर्ति जैसे विद्वान। इसके साथ ही चीनी यात्री हेनसांग और फाहियान ने भी यहीं से पढ़ाई की है, जो इस बात का प्रूफ है कि नालंदा यूनिवर्सिटी उस समय भी ग्लोबली फेमस थी। अब हम सबके मन में एक सवाल आता है कि इतनी ज्यादा प्रतिभा संपन्न यूनिवर्सिटी, जहां ज्ञान का भंडार हुआ करता था, इसे आखिर जलाया क्यों गया और किसने जलाया? तो इस सवाल का जवाब लेने के लिए हमें जाना होगा 1193 में, जब मोहम्मद गौरी ने इंडिया पर कब्जा करने के बाद टर्की से आए अपने मेजर जनरल बख्तियार खिलजी को नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक्सपेंड करने का आदेश दिया। और इस आदेश का पालन करते हुए साल 1200 में बख्तियार खिलजी दिल्ली से लड़ता हुआ बिहार पहुंच गया। लेकिन बिहार पहुंचते ही इसे एक ऐसी बीमारी हो गई जो ठीक ही नहीं हो रही थी। बख्तियार खिलजी ने अपने सभी हकीमों से अपना इलाज करवाया, लेकिन उसकी तबीयत ठीक होने की बजाय और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। फिर उसे बिहार के ही कुछ लोगों ने बताया कि अगर उसे सच में ठीक होना है
तो उसे नालंदा जाना होगा। और इसके बाद बीमार हालत में ही खिलजी नालंदा पहुंचा और वहां के आयुर्वेद के प्रधानाचार्य से एक शर्त रख दी कि मैं आपकी दी हुई कोई भी औषधि खाऊंगा नहीं। अगर आपको सच में लगता है कि नालंदा का ज्ञान महान है तो आप मुझे बिना कोई दवाई खिलाए ही ठीक करके दिखाइए। नालंदा के आयुर्वेदाचार्य ने उनका ये चैलेंज सहर्ष एक्सेप्ट किया और उन्हें बेड रेस्ट करने को कहा और एक कुरान उन्हें दे दी और पढ़ने को कहा। खिलजी ने जैसे ही कुरान के कुछ पन्ने पढ़े उसकी तबीयत में उससे कुछ सुधार महसूस हुआ और देखते ही देखते जैसे पन्नों की संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे ही उसकी तबीयत ठीक हो गई। पूरी तरह से ठीक होने के बाद खिलजी ने आयुर्वेदाचार्य जी से पूछा कि कुरान तो मैंने पहले भी पढ़ी है लेकिन ऐसा चमत्कार मुझे पहले कभी नहीं मिला, आपने ऐसा कैसे किया? तब आचार्य ने बताया कि जो आपको कुरान पढ़ने को दी गई थी उसके हर पन्ने में औषधि पौधों की फ्रेग्रेंस लगा दी गई थी और कुरान पढ़ते पढ़ते जब आपने औषधि हर्ब्स के इस अरोमा को इनहेल किया तो दवाई आपके शरीर के अंदर पहुंच गई और आप स्वस्थ हो गए। अब नालंदा के इस लेवल के ज्ञान को देखकर खिलजी दंग रह गया, मगर अफसोस उसकी जान बचाने पर खुश होने की बजाय उसने इस ज्ञान को मिटा देने का इरादा बना लिया और कुछ ही दिनों के बाद पूरी सेना के साथ वहां पहुंचा और पूरे नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी। दोस्तों, खिलजी के मन में इतनी असुरक्षा का भाव पैदा हो गया कि हम जहां कब्जा करने आए हैं वहां के लोग इतने ज्ञानी हैं, उनके पास इतना ज्ञान का खजाना है, तो हम इन पर कब्जा कैसे कर पाएंगे। इसी वजह से उसने न सिर्फ विश्वविद्यालय को जलाया बल्कि वहां के सभी शिष्यों और गुरुओं को भी जान से मार डाला। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि नालंदा में एक 3 मंजिला इमारत थी जिसमें 3 लाइब्रेरी हुआ करती थी और इन 3 लाइब्रेरियों में करीब 90 लाख पुस्तकों की मूल प्रतियां रखी थी और यही कारण था कि खिलजी की लगाई हुई ये आग करीब 3 महीनों तक जलती रही। अब आते हैं उस ट्विटर या एक्स ट्रेंड पर जो कुछ दिनों से कुछ लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, ब्राह्मण्स बर्न नालंदा। मुझे पता है ये सुनने में अजीब है और एक सीरियस एलिगेशन है, इसीलिए इसके पीछे की वजह जानना बेहद जरूरी है। दरअसल 2 तिब्बती मॉन्क थे, तारानाथ और सुम्पा खेनपो। इन्होंने अपनी अपनी एक किताब लिखी और उस किताब में नालंदा को लेकर एक एक कहानी लिखी। अगर कुछ डिफरेंसेस को छोड़ दें तो दोनों की कहानी लगभग सेम थी। वो कहानी थी कि एक बार नालंदा के एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 तीर्थक यानी कि हिंदू संत महात्मा को सेरेमनी के लिए इनवाइट किया। जब वे संत वहां पहुंचे तो उन पर नालंदा के कुछ यंग स्टूडेंट्स ने गंदा पानी डाल दिया और उनका अपमान करके उन पर कुत्ते छोड़ दिए। विद्यार्थियों के इस अपमान से वे दोनों महात्मा क्रोधित हो गए और नालंदा से बाहर आकर एक यज्ञ किया और यज्ञ की राख नालंदा के आजू बाजू डाल दी, जिससे नालंदा विश्वविद्यालय जलकर राख हो गया। अब ये सिर्फ एक कहानी है जो पूरे इतिहास की केवल 2 किताबों में लिखी है, इसलिए इस पर भरोसा करना या ना करना केवल कुछ बातों पर डिपेंड करता है। जैसे पहली बात, ये दोनों मॉन्क 16वीं शताब्दी के तिब्बती मॉन्क हैं जो कभी भारत आए ही नहीं। इसका मतलब साफ है कि इन्होंने या तो ये बात किसी से सुनी है या मनगढ़ंत लिखी है। दूसरा, जब नालंदा में पहले से ही कई सारे ब्राह्मण पढ़ते थे और कई ब्राह्मण पढ़ाते थे तो फिर उन्हीं दोनों संत महात्माओं के साथ इतना अपमान क्यों ही होगा। और तीसरी बात कि इस बात को और भी इतिहासकारों ने क्यों नहीं लिखा और केवल क्यों इन्हीं दोनों ने अपनी किताबों पर लिखा या इनसे किसी ने इंटेंशनली लिखवाया, ताकि नालंदा के विध्वंस का जो पॉइंट ऑफ व्यू है लोगों के मन में उसे बदला जा सके। क्यों सैकड़ों इतिहासकारों ने एकदम स्पष्ट लिखा है कि कैसे मोहम्मद गौरी के शासनकाल में उसके कमांडर बख्तियार खिलजी ने इस विशाल ज्ञान की धरोहर नालंदा का विध्वंस किया है। खैर, नालंदा के जलने के बाद भारत में कई अनेक शासकों ने शासन किया, कई साम्राज्य बदले, मुगलों ने शासन किया, भारत में अंग्रेजों ने भी अपनी हुकूमत जताई। इसके बाद आजादी मिली और आजादी के बाद भी कई पार्टियों की सरकारें बनी और बिगड़ी, लेकिन करीब 800 सालों तक नालंदा के पुनरुत्थान की चर्चा किसी ने नहीं की। फिर साल 2006 में हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने देश को एक टैगलाइन दी, लेट्स रिवाइव द नालंदा यूनिवर्सिटी, और देशवासियों से अपील की कि हम सबको मिलके नालंदा का पुनरुत्थान करना चाहिए। देश की पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने विदेश मंत्रालय को एक टास्क दिया कि आप दुनिया के उन सभी देशों से डेटा कलेक्शन कीजिए जिनके इतिहास में लिंक हमारी नालंदा से थे। विदेश मंत्रालय अपने काम में लग गया। इसी बीच बिहार सरकार ने पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी के पास में ही करीब 455 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को नालंदा यूनिवर्सिटी, नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनाने के लिए दे दी। फिर आया साल 2010, जब 21 अगस्त 2010 को नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट राज्यसभा में पास हुआ। फिर 26 अगस्त 2010 को यही एक्ट
लोकसभा में पास हुआ और 21 सितंबर 2010 को जब तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल जी ने इसमें साइन किया तो ये एक एक्ट बन गया और इस प्रोजेक्ट पर काम होना शुरू हो गया। साल 2016 में फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री प्रणब मुखर्जी ने इस विश्वविद्यालय की नींव रखी और फाइनली 19 जून 2024 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 अन्य देशों के एम्बेसडर की उपस्थिति में नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। एक सीक्रेट भी है, इस नालंदा यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट और पढ़ाई तो 2014 से ही चालू हो गई थी, लेकिन कैसे? तो देखिए 2014 में जब इस यूनिवर्सिटी का कंस्ट्रक्शन तेजी से चालू हुआ तब बिहार सरकार ने राजगीर के कन्वेंशन सेंटर को एज ए क्लासरूम और यहाँ के तथागत होटल को विद्यार्थियों के लिए एज अ हॉस्टल लीज पर ले लिया और क्लासेस चालू हो गई। और इस तरीके से 2014 से ही हमारी नालंदा में 20 से ज्यादा देशों के विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। अब अगर आज की बात करें तो नालंदा के कुछ कैंपस में अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन 2 बड़ी एकेडमिक बिल्डिंग्स और 40 फुल्ली फर्निश्ड क्लासरूम रेडी टू यूज हो चुके हैं और 20 से ज्यादा देशों के विद्यार्थियों ने यहाँ पढ़ने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दिया है। दोस्तों इस पूरे कैंपस को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के विजन को ध्यान में रख के बनाया गया है, जिसमें अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और करीब 100 एकड़ में वाटर बॉडीज बनाई गई हैं, जिसमें इंक्लूड है सिस्टमेटिक ड्रेनेज और ड्रिंकिंग वाटर क्लीनिंग सिस्टम। और एक खास बात है, इस पूरी यूनिवर्सिटी को इलेक्ट्रिसिटी इन सोलर पैनल से मिलेगी। और दोस्तों उस पुरानी नालंदा की फीलिंग वापस लाने के लिए इस नई नालंदा यूनिवर्सिटी में एक हाईटेक लाइब्रेरी बनाई जा रही है, जहां भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के इंपॉर्टेंट विषय की किताबें मौजूद होंगी। और सरकार का कहना है कि आने वाले मार्च 2025 तक ये यूनिवर्सिटी पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगी। अब जानते हैं कि इससे भारत को क्या फायदा होगा। तो देखिए भारत में दुनिया के कई देशों से स्टूडेंट पढ़ने आएंगे, जिससे भारत का उन देशों के साथ रिलेशन और ज्यादा स्ट्रांग होगा और जितने ज्यादा से ज्यादा देशों से स्टूडेंट पढ़ने आएंगे इंडिया का ग्लोबल इन्फ्लुएंस उतना ही बढ़ता जाएगा। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो जो बात मैंने सबसे शुरू में कही थी कि विश्व गुरु हमारे लिए कल्पना नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है, ये हमारा इतिहास रह चुका है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इतिहास एक बार फिर से अपने आप को दोहरा सकता है। मतलब यदि इस नई नालंदा यूनिवर्सिटी से देश के अच्छे शिक्षक और अच्छे विद्यार्थी जुड़े तो हम भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु बना सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपको ये सुन के और जान के अच्छा लगा कि हमारा देश कुछ अच्छा करने जा रहा है तो आप इस वीडियो को अपने उन खास लोगों को जरूर भेजिएगा जो देश के इस फैसले को सुन के खुश होंगे और जो सच में चाहते हैं कि हमारा भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बने। और हाँ, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे असीम मोटिवेशन देता है ऐसे मुद्दों पर बात करने का। इसलिए अगर आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एकदम फ्री है, निःशुल्क। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।